अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ मान से होंगे। आज का जो वीडियो है वो इतना दिलचस्प होने वाला है कि इसको देखने के बाद आप बहुत थ्रिल्ड भी हो जाएंगे, आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे, आप इमोशनल भी हो जाएंगे। भारत ने एक फ़िल्म बनाई है और उस फ़िल्म के अंदर पाकिस्तान के उन्होंने कुछ किरदारों को फ़िल्माया है। लेकिन आज मैं स्पेसिफ़िकली ये वीडियो बना रही हूँ रहमान डकैत की ज़िंदगी के ऊपर। वो रहमान डकैत जिसको बनाया है भारत ने फ़िल्म के अंदर, और इसके अंदर एसएसपी जो असलम है उनका किरदार अदा कर रहे हैं जनाब संजय दत्त। लेकिन रहमान डकैत जो हैं वो असल में कहानी क्या थी? भारत पता नहीं इसके अंदर कितने ट्विस्ट एंड टर्न्स डालेगा, अपनी मर्जी से वो कहानी बनाएगा। लेकिन रहमान डकैत की कहानी, बेनज़ीर भुट्टो और बिलावल इसमें कैसे शामिल थे, बेनज़ीर के सीन्स और शॉट्स को भी डाला है जनाब भारत ने अपनी फिल्म में। ये पूरी कहानी, पूरा मंजर आज के वीडियो में आपके सामने रखने जा रही हूँ। बताऊंगी आपको कि अपने बचपन से लेकर रहमान डकैत जो है उसने अपने मरने तक और उसका एनकाउंटर होने तक उसने किस तरह से पूरे कराची और पूरे लियारी को वखर डाला हुआ था, किस तरह से पीपल्स पार्टी और कुछ सियासी जमातों की सरपरस्ती उसको हासिल थी, और किस तरह से उसकी ज़िंदगी जो है वो आगे बढ़ी। वो जो उसके कल के दोस्त थे वो कैसे उसके जो जिगरी यार थे वो उसके दुश्मन बने और उन्होंने उसको मरवाने में अहम किरदार अदा किया। चलिए शुरू करते हैं आज का इंतहाई इंटरेस्टिंग वीडियो। शुरू करते हैं। तो चलिए जनाब, आज रहमान डकैत जो कि रहमान बलोच के तौर पे भी मशहूर था, और उसके ऊपर सारी मैंने R&D की है जी, सारी मैंने रिसर्च की है, ईच एंड एवरीथिंग मैंने इसके ऊपर लिखी है ताकि कोई एक चीज़ भी, कोई एक ऐसा पॉइंट भी ना रह जाए जो कि आपको बताने वाला ना हो या बताने वाला हो। तो ये जो कहानी है इसको जब मैं लिख रही थी तो शायद आपको मेरी आंखें थोड़ी सी स्वेल नज़र आ रही होंगी। यकीन करें कि मैं बहुत रोई। हमेशा किसी भी फिल्म की कहानी में आपने देखा होगा कि सामने जो विलन होता है, कभी कभी आपको उस पर तरस आ जाता है, और कभी कभी ऐसा होता है कि हीरो आपको बुरा लगने लगता है, और कभी हीरो के ऊपर आपको तरस आता है। और यहाँ पर भी कुछ इसी तरह की कहानी है। हीरो के ऊपर भी तरस आ रहा है, उसका भी बुरा होते हुए दिल जो है वो बोझल हो रहा है, खून के आंसू हो रहा है, और दूसरी तरफ जो है जनाब किरदार, उसको भी देख के इंतहाई तकलीफ और दुख होता है। चलिए, रहमान डकैत की जो सारी बायोग्राफी है, जो सारी कहानी है, वो मैं आपके सामने रखती हूँ और आपको बताती हूँ कि कैसे भारत इसके ऊपर मजबूर हुआ कि उनको ये फिल्म बनानी चाहिए। तो जनाब अली, सबसे पहले आपको ये बता दूं कि रहमान डकैत जो है बचपन ही से इनके अंदर जो है वो इस तरह की सोच थी जो बागियाना सोच होती है। रहमान डकैत जो है उन्होंने बहुत छोटी एज में ही उसने जनाब क्या किया था कि अपनी माँ का कत्ल कर दिया था, और उसके बाद वो अपने घर से अपनी माँ को मारने के बाद भाग गया था। एक ऐसा बच्चा जिसने ये सारी हरकत तो कर दी, लेकिन मुआशरे के बारे में उसको नहीं पता था कि आगे वो किन किन हालातों से होता हुआ किस तरह से मारा जाएगा, उसका एंड क्या होगा। अभी तो जिंदगी का सिर्फ आगाज था, और जिंदगी के आगाज में ही उसने अपनी माँ की जान ले ली थी। 13 साल की उम्र में उसने एक ऐसी हरकत की थी कि जिसके बाद तो उसके लिए चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल नाकाबिले मुआफ़ी हो गई थी। और 13 साल की उम्र में जनाब उसने क्या किया था कि अपने हमसाये को छुरी मारी थी। बेशक उसके हमसाये ने कुछ ऐसा किया होगा, कोई ऐसी चीज़ ज़रूर उसके पीछे होगी जिसने उसको इस चीज़ पे मजबूर कर दिया, लेकिन हालात के थपेड़ों ने या जिस तरह भी उसको ये चीज़ सिखाई कि जनाब आपने वायलेंस ही दिखानी है। उसने 13 साल की उम्र में अपने पड़ोसी को छुरी मारी और अपने घर को हमेशा के लिए खैराबाद कहा और अपने घर से भाग गया। जिंदगी ने उसको आहिस्ता आहिस्ता रहमान बलोच से बना दिया रहमान डकैत। उसके ऊपर जवान होते होते इतनी सारी एफआईआर्स थी कि शायद वो उनकी गिनती भी नहीं कर सकता था। उसके ऊपर भत्ते के केसेस थे, उसके ऊपर डिफरेंट एफआईआर्स थी, उसके ऊपर जनाब अगवा बराए तावान के केसेस थे, और इतने सारे केसेस थे कि अब तो उसने उन चीज़ों को बॉदर करना ही छोड़ दिया था। यहाँ तक कि कहा जाता है कि कराची में लियारी का इलाका और लियारी के इलाके की पुलिस उससे इतनी तंग थी कि उनके नाक में उसने दम कर रखा था। शहर में क्राइम्स इतने बढ़ चुके थे और पुलिस रहमान डकैत से इतनी परेशान हो चुकी थी कि अभी तक वो रहमान बलोच ही था, अभी तक वो रहमान डकैत नहीं बना था। लेकिन पुलिस ने उसके सर की कीमत रखी 50 लाख रुपए कि जो कोई भी उसको ढूंढ के लाएगा और पुलिस के हवाले करेगा और पुलिस उसको उसके अंजाम तक पहुंचाएगी तो उसको एक बड़ा इनाम दिया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दूं कि रहमान डकैत जो है ये अभी जब टीन एजर ही था, तो उस वक्त एक शख्स था जो लियारी ही के इलाके का एक बड़ा सरगना माना जाता था, एक बड़ा डॉन माना जाता था, जिसका नाम था हाजी लालू।
अब ये जो हाजी लालू था, इसके थे आगे से दो बेटे। एक बेटे का नाम था यासिर अरफात और दूसरे बेटे का नाम था अरशद पप्पू। इसने जनाब क्या किया कि इसने अपने साथ अपनी सरपरस्ती में अपना बेटा बना लिया रहमान बलोच। यहीं पर उसने उसको उसका नाम दिया और वो नाम था रहमान डकैत। उसने कहा कि आज के बाद तुम मेरी सरपरस्ती में रहोगे, जैसे मेरे बेटे हैं वैसे ही तुम रहोगे। मैं तुम्हें अपने बेटों की तरह ही पालूंगा, पोसूंगा, बड़ा करूंगा, और यहाँ तक कि मेरा ये जो गैंग है, ये जो मेरा पूरा सिस्टम है, इसको भी मेरे बेटों के साथ मिलकर तुम ही चलाओगे। तो यहाँ पर रहमान बलोच बन गया रहमान डकैत और वो हाजी लालू की सरपरस्ती में आ गया। कहा जाता है कि हाजी लालू ने अपने बेटों में और इसमें कोई फर्क नहीं किया था। यहाँ तक कि रहमान जो डकैत है, इसकी शादी भी हाजी लालू ने करवाई। और इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उस वक्त एक शख्स था जिसका नाम था सेठ यूसुफ। सेठ यूसुफ भी इसी तरह का एक गैंग चलाता था और सेठ यूसुफ की दो बेटियां थीं। हाजी लालू जब अपने बेटे का रिश्ता लेकर उनके घर गया, सेठ यूसुफ के घर, तो उसने ये कहा था कि मेरे दोनों बेटों को आपने अपनी दोनों बेटियों का रिश्ता देना है। और यूं जो रहमान डकैत है उसको भी रिश्ता दिया सेठ यूसुफ ने, और साथ में जो हाजी लालू है उनके बेटे के साथ भी अपनी बेटी की शादी की सेठ यूसुफ ने। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि ये जो हाजी लालू था, इसने अपने जिस बेटे की शादी रहमान डकैत के साथ ही उन दोनों की बेटियों के साथ करवाई थी, उसका नाम था जी यासिर अरफात। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि जो हाजी लालू है, इनके दो बेटे थे, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि एक का नाम था यासिर अरफात और दूसरे का नाम था जनाब अरशद पप्पू। यहाँ से कहानी में आगे आता है ट्विस्ट, और वो ट्विस्ट बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाला है। कहानी कुछ इस तरह से बदल देती है सारा कुछ कि ये रहमान डकैत जो है ये हाजी लालू के साथ बहुत ही ज़्यादा लॉयल था। यहाँ तक कि रहमान डकैत ये समझता था कि उसे बहुत सारे और गैंग्स के लोग भी ऑफर करते थे कि तुम हमारे पास आ जाओ, हम तुम्हें ज़्यादा पैसे देंगे। लेकिन वो ये कहता था कि हाजी लालू मेरा बाप है और यासिर अरफात और साथ में अरशद पप्पू दोनों जो है वो मेरे भाई हैं। अरशद पप्पू और यासिर अरफात ने भी रहमान डकैत को अपना भाई इसलिए डिक्लेयर कर रखा था क्योंकि वो ये समझते थे कि जितना वो खतरनाक है और जितना वो करीजियस है और जितना कुछ वो उनके लिए कर रहा है, उसको अपने गैंग से निकालना खतरे से खाली नहीं होगा। और दूसरा वो ये समझते थे कि जब तक हम लोग तीनों मिलकर मुत्तहिद रहेंगे तब तक जो है वो हम दूसरी जो बैरूनी कुव्वतें हैं उनका ज़्यादा बेहतर तरीके से मुकाबला कर सकते हैं। मगर कहानी में ट्विस्ट आता है कि जब जो रहमान डकैत है ये हाजी लालू के लिए जब डिफरेंट काम, डिफरेंट टास्क पूरे करता रहता है, तो उसकी जो रकम बनती है, जो उसको पैसे मिलते हैं, जो उसकी उसकी उजरत होती है, वो जमा करवाता रहता है हाजी लालू के पास। और हाजी लालू से कहता है कि अभी मुझे पैसों की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे पैसों की ज़रूरत होगी तो मैं आपसे इकट्ठे पैसे मांग लूँगा। सारी की सारी कहानी तब्दील हो जाती है यहाँ पर आकर, जब कहा जाता है कि उस ज़माने में, जब 90s का ज़माना था, उस वक्त जाकर जो रहमान डकैत है उसने अपने पैसे मांगे हाजी लालू से, जो कि उस वक्त तकरीबन 1 करोड़ रुपए बनते थे, जो आज के हिसाब से अगर आप देखें तो वो बिलियन रुपीस बनते हैं। उसने जब अपनी रकम का तकाजा हाजी लालू से किया तो हाजी लालू ने सबसे पहला जो घटिया काम किया वो ये किया कि रहमान डकैत, जिसको उसने अपना बेटा डिक्लेयर किया हुआ था, जिसको उसने अपनी सरपरस्ती में इतने साल पाला था, उसने महज उसको पैसे ना देने के चक्कर में उसको जेल करवा दी और उसको जेल के अंदर बंद करवा दिया। यहां से रहमान डकैत की दुश्मनी शुरू हो गई हाजी लालू के साथ। अब यहां से जब दुश्मनी की कहानी शुरू हुई तो शुरू हुआ पहला कत्ल। और वो पहला कत्ल कैसे हुआ कि जो रहमान डकैत था, जब वो जेल से बाहर निकला तो उसको हाजी लालू से हर कीमत पर अपना बदला लेना था। तो उसने बदला लेने के लिए क्या किया, हाजी लालू का जो बेटा था अरशद पप्पू, अरशद पप्पू की जो बीवी थी, उसका जो सगा मामू था, वो जनाब आ रहा था एक जनाजे से। तो रहमान डकैत ने सबसे पहले उसकी बीवी के जो मामू हैं उनको कत्ल कर दिया। कत्ल करने के बाद उसने पहला पैगाम अरशद पप्पू को भी भेजा और साथ में उसने भेजा हाजी लालू को भी पैगाम कि ये मैंने अपना बदला आप लोगों से ले लिया है, ख़ानदान से मैंने बदला ले लिया है, पहला शख्स मैंने कत्ल कर दिया है और अब आगे आगे देखिए होता है क्या। अब जब अरशद पप्पू तक ये मैसेज पहुंचता है कि किस तरह से रहमान डकैत ने इतनी बेदर्दी के साथ उसकी बीवी के सगे मामू को कत्ल कर दिया है महज उनके ख़ानदान से बदला लेने के लिए, तो अरशद पप्पू जो कि हाजी लालू का बेटा था, उसने ये फैसला किया कि अब मैं
रहमान डकैत को नहीं छोड़ूंगा। लिहाजा उसने जनाब क्या किया कि रहमान डकैत का जो चचा था उसको अगवा किया। अगवा करने के बाद अपना फ़ोन ऑन किया। फ़ोन ऑन करने के बाद रहमान डकैत को लाइव कॉल करके उसके चचा को लाइव गोलियां मारते हुए उसने फ़ोन के दौरान ये सब कुछ सुनाया, जिस पे रहमान डकैत जो था वो बहुत तकलीफ में आया, वो बहुत रोया, वो बहुत बिलका। उसने बहुत मना किया कि ये मत करो, मगर ये हुआ क्योंकि ज़ाहिर बात है उसने भी कत्ल किया था तो बदले में ये कत्ल भी उसको सहना पड़ा। लेकिन कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं हुई, बल्कि कहानी यहाँ से शुरू हुई। अरशद पप्पू के बदले की आग अभी ठंडी नहीं हो रही थी, लिहाजा उन्होंने क्या किया कि लियारी का इलाका, कराची का इलाका, जहाँ जहाँ पर भी रहमान डकैत के ठिकाने थे उन सब को उसने निशाना बनाया, वहां पर गोलियां चलवाई, जिसकी वजह से रहमान डकैत को इस बात की समझ आ गई थी कि अब वो जिंदा नहीं बचने वाला। लिहाजा उसने वक्ती तौर पे कराची को छोड़ने का फैसला किया और वो वहां से भाग के जा पहुंचा बलोचिस्तान। बलोचिस्तान में जाकर उसने अपने नेटवर्क को बहुत ही ज़्यादा मजबूत किया और बलोचिस्तान में जाकर वो इस इंतज़ार में घात लगा के बैठा कि कब वो आकर दोबारा कराची में अपना बदला लेगा हाजी लालू से और साथ में यासिर अरफात से और अरशद पप्पू से। अब यहाँ तक तो आपने सारी कहानी सुन ली और ये एक बड़े दिलचस्प मरहले में कहानी जो है वो दाखिल होने जा रही है। यहाँ पर एंट्री होती है एक नए किरदार की और उस नए किरदार की वजह से रहमान डकैत की पूरी ज़िंदगी बदल जाती है, सब कुछ बदल जाता है और सब कुछ तहस नहस हो जाता है। क्योंकि रहमान डकैत के साथ यहाँ पर एंट्री होती है जिस कैरेक्टर की, उसका नाम है जी फैज़ू। अब ये जो फैज़ू है इसका क्या किरदार था और किस तरह से अरशद पप्पू ने इसको भी रहमान डकैत से बदला लेने के लिए इसको मार डाला। कहानी कुछ इस तरह से है कि कराची के अंदर संगुलेन का इलाका था, चाकीवाड़ा संगुलेन, वहां पर एक बस सर्विस चलती थी और वो बसेस वहां से जाती थी बलूचिस्तान की तरफ। वहां का जो ट्रांसपोर्टर था उसका नाम था फैजू। अब ये जो फैजू है इसको लाइव गोलियां मारी अरशद पप्पू ने रहमान डकैत से बदला लेने के लिए। वो कैसे? वो ऐसे कि ये जो फैजू था बेसिकली ये बहुत ही करीबी दोस्त था रहमान डकैत का और रहमान डकैत के बलूचिस्तान भाग जाने के बावजूद ये जो फैजू था, ये जो पूरा ट्रांसपोर्टर्स का और वहां पे जो भत्ता वसूल करता था उसके 3 हिस्से करता था। एक हिस्सा वो अपने पास रखता था, एक हिस्सा वो पुलिस को देता था और तीसरा हिस्सा वो जाके जब बलूचिस्तान बसेस जाती थी तो तीसरा हिस्सा वो पहुंचाता था वहां पर रहमान डकैत को, जिसकी वजह से वो अपना पूरा गैंग जो है उसको सक्सेसफुली चला रहा था। अब ये जो फैजू है इसको एक्सेस करता है अरशद पप्पू और आकर कहता है कि आज के बाद कोई भी बलूचिस्तान जाने वाली बस कभी राब्ता नहीं करेगी रहमान डकैत से और तुम लोग कभी भी उसको कोई भत्ता नहीं दोगे और जो भत्ता है वो आइंदा से आप लोग दोगे मुझे। जिसके ऊपर ये जो फैजू है इसने अपने दोस्त रहमान डकैत के साथ वफादारी निभाते हुए अरशद पप्पू को आंखें दिखाई और कहा कि ये नहीं हो सकता। लिहाजा अरशद पप्पू क्या करता है, वो फैजू को कत्ल कर देता है। और फैजू एक तारीख का वो कैरेक्टर है जो आज भी इसलिए जिंदा है क्योंकि आपको याद होगा कि उज़ैर बलोच, जिसके बारे में आप लोग जानते हैं कि वो पिछले दिनों बहुत सारे मामलात के अंदर फंसा, वही उज़ैर बलोच बेसिकली उस फैजू का बेटा था। जैसे ही ये बात पता चली रहमान डकैत को कि फैजू को मारा जाने का प्लान है, तो उसी वक्त उसने अरशद पप्पू से राब्ता किया। उसने कहा कि तुम जो चाहते हो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, लेकिन फैजू मेरा करीबी दोस्त है, उसको कोई नुकसान मत पहुंचाना। लेकिन होता क्या है कि अरशद पप्पू इस चीज से बाज नहीं आता और वो रहमान डकैत से बदला लेने के लिए गोलियों से भून डालता है फैजू को और बिल्कुल उसी तरह से फोन करके सब कुछ लाइव सुनवाता है उसको, रहमान डकैत को। रहमान डकैत ये सब कुछ देखने के बाद और भी ज्यादा तकलीफ में भी आता है और अब वो ये फैसला कर लेता है कि वो हाजी लालू और इनके पूरे खानदान को नीस्तो नाबूद कर देगा क्योंकि उसको अपने दोस्त फैजू से बेहद मोहब्बत होती है। लेकिन सबसे पहले फैजू जो अपना एक बेटा उज़ैर बलोच, जो कि उस वक्त बच्चा होता है, उसको छोड़ के मर चुका होता है और उज़ैर बलोच का आगे पीछे कोई नहीं होता, तो वही रहमान डकैत जिसको कभी हाजी लालू ने अपनी सरपरस्ती में लिया था, बिल्कुल उसी तरह से वो रहमान डकैत जो है वो अपनी सरपरस्ती में उज़ैर बलोच को पालना शुरू कर देता है। अब यहाँ से
उज़ैर बलोच को अपनी सरपरस्ती में लेने के बाद कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट ये आता है कि कहा यह जाता है कि उस ज़माने में पीपल्स पार्टी जो होती है वो मुबैना तौर पे रहमान डकैत को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। और इसके बहुत सारे जो वीडियो क्लिप्स हैं जिसमें बहुत सारे जर्नलिस्ट हैं उन्होंने इसको रिपोर्ट किया है मुबैना तौर पे एलिजिडली के पीपल्स पार्टी जो है वो रहमान डकैत को सपोर्ट करना शुरू कर देती है। 18 अक्टूबर को फिर से एक हिस्ट्री बदल जाती है। हिस्ट्री इस तरह से बदल जाती है कि 18 अक्टूबर को बेनज़ीर भुट्टो जो हैं वो कई साल की जिला वतनी के बाद अपने वतन वापस आती हैं और जिस गाड़ी में वो बैठी होती हैं उस गाड़ी में उनका जो सिक्योरिटी गार्ड होता है जो उनका पूरा सिक्योरिटी का इंतज़ाम संभाल रहा होता है वो बताया जाता है कि वो होता है जी रहमान डकैत। कहा जाता है कि उस वक्त जब बेनज़ीर अपनी गाड़ी से बाहर निकलती हैं और उनको गोली लगती है और इर्द गिर्द भी तकरीबन 150 से ज़ायद लोग जो हैं वो शहीद हो जाते हैं, तो यही वो रहमान डकैत था जो उनका सिक्योरिटी ऑफिसर था और वो बेनज़ीर भुट्टो को उस गाड़ी में से निकाल के अपनी गाड़ी में बिठा के बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचाता है। आगे की कहानी जो है वो आप लोग जानते हैं कि बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ था। यही वो कुछ सीन्स हैं जिनको भारत ने अपनी फिल्म के अंदर भी फिल्माया है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा शोर मचा हुआ है कि भारतीय फिल्म के अंदर बेनज़ीर भुट्टो को क्यों दिखाया गया है। यहाँ पर मैं अब आपको बताऊं कि कहानी में फिर से एक ट्विस्ट आता है। कहानी में इस तरह से ट्विस्ट ये भी आता है कि कई साल गुजर जाने के बाद वही रहमान डकैत अब दोबारा से लियारी के ऊपर अपना कब्जा जमा चुका होता है। हर कोई रहमान डकैत के नाम से लरजता है और ज़्यादातर लोग उससे पंगा इसलिए नहीं लेते क्योंकि उनको लगता है कि ये जो सियासी जमात है उसकी सरपरस्ती में ये सब कुछ हो रहा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं बिलावल हाउस जो अपनी पूरी शान शौकत के साथ कई एकड़्स पे मुहित है, बताया जाता है कि उस बिलावल हाउस की जब एक्सटेंशन का काम हुआ था तो उसके इर्द गिर्द जो झोंपड़ पट्टी थी, जो इर्द गिर्द गरीबों के घर थे, उन सबको खाली करवाने में और बिलावल हाउस के घर के एक्सटेंशन करवाने में भी रहमान डकैत का बड़ा अहम किरदार था। रहमान डकैत इस सियासी जमात के बहुत ही क्लोज समझा जाता था। लेकिन फिर यहाँ से शुरू होती है पीपल्स पार्टी और रहमान डकैत की दुश्मनी की एक नई कहानी, एक नया ट्विस्ट। क्योंकि कहा जाता है कि सियासी सरपरस्ती में अपनी जड़ें इस हद तक जमा ली पूरे कराची के अंदर रहमान डकैत ने कि अब उसके खौफ से हर कोई थर थर कांपता था। सियासी जमातें उससे अपना काम करवाती थीं, लिहाजा उस पूरे शहर के अंदर कौन काउंसलर बनेगा, कौन क्या बनेगा, किसको क्या ओहदा मिलेगा, ये भी डिसाइड करता था रहमान डकैत। यहाँ तक के पीपल्स पार्टी के नाक में उस वक्त दम हो गया जब बल्दियाती इलेक्शंस पीपल्स पार्टी को हारने पड़े और कहा जाता है कि रहमान डकैत ने अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके अपने से रिलेटेड जितने भी लोग थे उनको जितवा दिया, पीपल्स पार्टी को हरवा दिया। लिहाजा इस सियासी जमात की तरफ से यह फैसला किया गया कि अब वो वक्त आ गया है कि रहमान डकैत को मार दिया जाए या रास्ते से हटा दिया जाए। कहा यह जाता है कि रहमान डकैत और उज़ैर बलोच जो कि फैजू का बेटा था, इन दोनों ने मिलकर पूरे कराची पे तकरीबन कब्जा कर लिया था। हर तरफ इन्हीं का बोलबाला था और अब जबकि फैसला कर लिया गया था कि इनको रास्ते से हटाना है तो यहां से कहानी में आता है फिर से एक नया ट्विस्ट, एक नया किरदार जो बॉलीवुड फिल्म के अंदर निभा रहे हैं जनाब संजय दत्त। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एसएसपी असलम की। एसएसपी असलम जो हैं उनको ये टास्क दिया गया कि लियारी टास्क फोर्स जो है वो बनाई गई और उनको ये टास्क दिया गया कि आपने रहमान डकैत को पकड़ के जिंदा लाना है और फिर उसको हिरासत में रखना है और फिर आगे फैसला किया जाएगा कि उसका क्या अंजाम किया जाएगा। तो ये जो एसएसपी असलम है इन्होंने अपनी एक टास्क फोर्स बनाई और इनको पता चला, मुबैना तौर पे किसी ने बताया कि हब का जो इलाका है बलूचिस्तान में वहाँ पर छुपा हुआ है ये रहमान डकैत। इन्होंने अपनी पूरी टीम बनाई और पूरी टीम के अंदर बताया जाता है कि हसास इदारों के लोग भी शामिल थे और ये सब लोग मिलकर जब हब पहुंचे और कहा जाता है कि रास्ते में इन्होंने ट्रक के अंदर बैठ के हुलिये बदले और जब हुलिया बदल के ये बिल्कुल एंड रहमान डकैत के सामने पहुंचे तो रहमान डकैत को पहले से ये सब कुछ मालूम था। उसने तमाम लोगों को वहां पर गोलियों के साथ छलनी कर दिया। बेशुमार लोग जिसमें हसास इदारे के लोग भी बताए जाते हैं जख्मी हुए और कहा यह जाता है कि रहमान डकैत का जो नेटवर्क था वो इतना स्ट्रांग था कि उसने जगह जगह
अपने सीसीटीवी कैमरास तक लगा रखे थे, जिनकी वजह से उसने पहले ही देख लिया था कि जब ये टीम रवाना हुई थी तो उसको सारी रेकी हो चुकी थी। और जैसे ही वो उसकी दहलीज पर पहुंचे तो उसने गोलियों से सबको भून डाला था और एसएसपी असलम भी उसमें बहुत शदीद जख्मी हुए थे। उस वक्त बताया जाता है कि हेलीकॉप्टर आया था और वो उन तमाम जख्मियों को लेकर दोबारा कराची पहुंचा था। और जब एसएसपी जो असलम हैं उनके जख्म ज़ाहिरी तौर पे तो भर गए थे, लेकिन उनके जो इमोशनली जख्म थे वो कभी नहीं भरे और उन्होंने यहाँ से दुश्मनी का आगाज़ किया था रहमान डकैत के साथ। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लिया था कि आज के बाद रहमान डकैत को ना सिर्फ वो पकड़ेंगे बल्कि खुद अपने हाथों से उसको सज़ा दिलवाएंगे। लिहाजा कहानी में यहाँ से फिर से एक ट्विस्ट आता है कि एसएसपी असलम जो हैं उन्होंने दोबारा से अपनी एक टीम बनाई और फिर उन्होंने छापा मारा और फिर रहमान डकैत को उन्होंने गिरफ्तार किया। रहमान डकैत को गिरफ्तार करने के बाद कराची में आकर अपने सेल के अंदर उसको बंद किया, उसको तशद्दुद का निशाना बनाया और उससे तमाम कन्फेशंस करवाए। लेकिन पुलिस ने ज़ाहिरी तौर पे उसकी जो गिरफ्तारी है वो नहीं डाली थी, किसी को बताया नहीं था कि उसको गिरफ्तार कर लिया है। मगर हुआ क्या, एसएसपी असलम जो हैं वो अपने हाथ मलते रह गए। जब अगले दिन वो अपने सेल में पहुंचे तो उनको ये पता चला कि रहमान डकैत जो है वो उनकी कस्टडी से भाग चुका है। बाद में ये पता चला कि रहमान डकैत ने पुलिस के कुछ अफसरान को ये कहा था कि मैं आपको 5 करोड़ रुपए दूंगा, आप लोग मुझे भागने में मदद करें, जिसकी वजह से वो वहां से भाग निकला था। एसएसपी असलम के अंदर ये जो आग थी ये और भी ज़्यादा भड़क उठी जब उनको ये पता चला कि वो तो भाग गया है। उसके बाद दोबारा से टीमें तश्कील दी गई और ये कहा गया कि जिंदा या मुर्दा हर हालत में जो रहमान डकैत है उसको पकड़ना है। और बताया ये जाता है कि कुछ हसास इदारों की मदद से एक ऑपरेशन किया गया। वो ऑपरेशन बलूचिस्तान ही में किया गया और फिर जाकर रहमान डकैत को हमेशा हमेशा के लिए जो अब्दी नींद है वो सुला दिया गया, उसको मार दिया गया। लेकिन उसकी जो बताया गया, जो मीडिया पर खबरें आई वो ये आई कि उसको कराची के अंदर मारा गया है। जबकि हकीकत ये है कि बताने वाले ये कहते हैं कि उसको कराची में नहीं मारा गया, उसको वहीं पर जाकर मारा गया था, लेकिन उसकी जो जाए वकुआ है वो ज़ाहिर कराची के अंदर की गई। और यूं रहमान डकैत और एसएसपी असलम की कहानी हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ख़त्म हो जाती है। और यही वो चीज़ है, यही वो करेज थी उस रहमान डकैत की कि पूरा इंटरनेशनल मीडिया भी इसको रिपोर्ट करना शुरू हो गया था और आज बॉलीवुड इसके ऊपर फिल्म बनाने पर मजबूर हो गया है। बहुत ही इमोशनल कहानी है और मुझे नहीं पता कि भारत इसको किस तरह से ट्विस्ट करके अपनी फिल्म के अंदर क्या हकायक हैं जिनको तोड़ मरोड़ के पेश करेगा। लेकिन जो असली कहानी थी वो तो मैंने आपको पहले ही बता दी है और देखेंगे कि संजय दत्त इस कहानी के किरदार के साथ कितना इंसाफ कर पाते हैं। जनाब ये था आज का वीडियो, बारी है जी आप लोगों की। आई कमेंट सेक्शन में बताइए आप इन तमाम चीज़ों के बारे में क्या सोचते समझते हैं। और अभी तो और भी बहुत सारे किरदार हैं जिनके ऊपर मैंने कहानी बनानी है, तो अगर आपका भी कोई पसंदीदा किरदार है तो बताइए, उस पर भी कहानी बन जाएगी। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के मान।